भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मेहनत करके पैसा जमा किया था और बचा के रखा था। अपने बीवी बच्चे के पास आया तो खर्च कर रहा हूं। शोभा काकी, क्या हुआ रमा? आपसे एक बात कहनी है। क्या रमा? आपके पति ने आपके लिए साड़ी खरीदी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मगर पैसा जब ज्यादा दिखने लगे ना तो एक बार इस बात पर सोच लेना चाहिए कि कहीं पैसा आने का रास्ता नाजायज तो नहीं है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है रमा? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति पैसे जमा करके रखता है वो ऐसे साड़ियों पर पैसे खर्च कैसे कर सकता है? बाकी मैं बस आपको सचेत कर रही थी और कुछ नहीं। अब भीमराव को साहेब आकर निकालेंगे ऑफिस से। चलो चलकर देखते हैं कि कैसे भीमराव को ऑफिस से निकाला जाता है। चलो। क्यों निकाला जाएगा भीम को? क्योंकि वो अपनी बिरादरी की औकात से कुछ ज्यादा ही उड़ता है। और हाँ, हम जैसे लोगों से बात करने की उसे एकदम तमीज नहीं है। पहले मैनेजर साहब से पंगा, फिर हम लोगों से पंगा। और जब मैनेजर साहब ने कहा कि निकल जाओ हमारे ऑफिस से, तो बड़ी घमंड से उत्तर देता है, मुझे मालिक निकाल सकते हैं, आप नहीं। ऐसा ढीठ है वो भीमराव, ऐसे को तो मर जाना ही ठीक है। अब इससे बात कीजिए। बेटा है मेरा। हो। अच्छा वो आप मिल गए। जाइए ऑफिस, मालिक आएंगे तो उनसे पूछेगा क्यों आपके बेटे को निकाल रहे हैं। पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। अरे हाँ जाइए। पूछूंगा। भीमराव, तुम्हें इस ऑफिस से क्यों ना निकाला जाए? सर नमस्कार, आइए आइए बैठिए। नमस्ते सर। भीमराव, तुम्हें इस ऑफिस से क्यों ना निकाला जाए? क्योंकि सजा तो उसे दी जाती है जिसने अपराध किया हो। मैंने कोई अपराध नहीं किया सर, तो मुझे सजा नहीं दी जानी चाहिए। सर, जो लोग यहाँ आए थे उन सब ने धमकी दी है कि अगर भीमराव यहाँ काम करेगा तो वो अखबार कल से नहीं खरीदेंगे। भीमराव, तुम्हारे पास कोई तरीका है कि वो लोग अखबार खरीदे? देखिए सर, मुझे ऐसा है तो बताओ, वरना चुपचाप रहो। बताइए, मेरे क्यों का जवाब दीजिए। इतने पैसे कहाँ से लाए? कल भी हम बाहर घूमने गए थे और आज ये साड़ी, मिठाई, आखिर किस चीज में इतना पैसा कमा लिया आपने? मैं जहाज पर गया था, सालों देश विदेश घूमता रहा, खाना पीना तो मिल ही जाता था, जो पैसे थे वो बच जाते थे। अब तुम लोगों के पास लौटा हूं तो तुम लोगों की खुशी के लिए थोड़ा खर्चा कर देता हूं। आप सच कह रहे हैं ना? तुम्हारी कसम, झूठ क्यों बोलूंगा? और अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो ये सब मैं अभी लौटा के आता हूं। और तुम ही सोचो ना, जो कल रात चाल में खोली लेने की बात कर रहा था वो तुम्हारे लिए 2-3 साड़ियां नहीं ला सकता? शोभा, लगता है कि सच में तुमने दिल से मुझे स्वीकार नहीं किया है। तुम्हें अब भी बहुत विश्वास नहीं है मुझ पर। मेरी पुरानी गलतियों के लिए अभी तक मुझे माफ नहीं किया तुमने, लेकिन सच बात यह है कि
मैं सच्चे मन से तुमसे प्यार करता हूँ। और कुछ नहीं। ठीक है। मैं अभी ये साड़ी पहन कर आती हूँ, फिर आप बताइए कि मैं कौन कौन सी साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हूँ। एक औरत का हृदय किस चीज से बना हुआ होता है कि पति की आंखों में आंसू देखते ही तुरंत पिघल जाता है। भीमराव पढ़ा लिखा है ना, उसी से पूछूंगा। बताओ भीमराव, इतनी लंबी खामोशी का मतलब है तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं। हर सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जाता ना सर। मगर भीमराव, जो आदमी धंधा चलाता है उसे मुनाफा चाहिए। देखो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तुम्हारे केलुस्कर गुरुजी मेरे अच्छे मित्र हैं। उन्हीं के कहने पर उनका सम्मान रखते हुए मैंने तुम्हें यहाँ नौकरी दी है। लेकिन नुकसान सहकर मैं तुम्हें नौकरी पे नहीं रख सकता, इसीलिए जाओ। वही तो समझा रहा था कि जाओ, लेकिन ये आपका इंतजार करने लगा, पता नहीं क्यों। हाँ, इंतजार कर रहा था मैं, और इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं देखना चाहता था जिस व्यक्ति के ऑफिस में क्रांति की बातें रोज छपती है, वो व्यक्ति खुद क्रांति के लिए कितना तैयार है। क्रांति क्रांति तब तक ठीक है जब तक क्रांति बेचकर पैसे मिलते हैं, वरना। अरे क्यों बहस कर रहे हो? तुम्हें जो समझना था वो समझ गए ना, तो अब जाओ। देखो, इस ऑफिस में सबसे बड़ा मैं हूं, इसलिए अब मैं तुम्हें निकालता हूं। क्यों? देखिए साहब, भीम के साथ इस ऑफिस में जो कुछ भी हुआ है उसका विरोध भीम ने नहीं किया है। उसने अखबार को छुआ तक नहीं। पता नहीं ये बात किसने फैला दी कि भीम अखबार को छूता है। अरे भाई, ऑफिस में किसी ने देख लिया होगा, उन लोगों को बता दिया होगा, इसमें इतना क्या सोचना है? लेकिन तुम हो कौन? मैं भीम का बाबा। बाबा? मुझे केलुस्कर गुरुजी ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम्हें अंग्रेजी हुकूमत ने फौज से निकाला था। उसी कारण से, जिस कारण से आज भीमराव को यहाँ से निकाला जा रहा है। आपको गलत जानकारी है। मुझे निकाला नहीं था, मैं रिटायर्ड हुआ था। तो ये दलील, ये तेवर वहाँ अंग्रेज अफसर के सामने दिखाया था? सर, आपको जो भी कहना है आप मुझसे कहिए। मेरे बाबा के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कुछ कहने का आपको अधिकार नहीं है। अरे तो अपने बाप को समझा ना, ऐसे ऑफिस में घुसकर बहस करना सही है क्या? ठीक है, मैं ऑफिस के बाहर जाकर बहस करता हूं। देखिए साहब, भीम जितना ऑफिस में रहकर काम कर सकता है, उतना ही काम वो बाहर रहकर भी कर सकता है, ताकि कोई भी देखे कि भीम अखबार को नहीं छू रहा है। देखिए साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, मेरे बेटे को नौकरी से मत निकालिए। वो बहुत पढ़ा लिखा है। अगर वो फिर से गिट्टी उठाने का काम करने लगेगा तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाएगा, टूट जाएगा वो। नहीं, लेकिन मैं धंधे से समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए भीमराव तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। और जितने दिन काम किए हो ना, उस तनख्वाह में से इस नुकसान के पैसे काट दिए जाएंगे, क्योंकि लोगों ने यह कहकर अखबार जलाए थे कि इसके पैसे हम नहीं देंगे। ऐसा मत कीजिए सर। देखिए, मैं भी हाथ जोड़कर विनती करता हूँ आपसे बहुत उम्मीदें हैं
किर्लोस्कर गुरुजी ने बार बार कहा मुझसे कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपका जो कुछ भी नुकसान हुआ है, मैं कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ लूंगा उस नुकसान की भरपाई करने का। देखो, जितना नुकसान करना था उतना तो कर दिया। अगर बाहर वालों तक ये खबर नहीं जाती, हमारा नुकसान नहीं होता, तो हम तुम्हें काम पर रखते। लेकिन अब नहीं। देखिए साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, मेरी बात तो सुनिए ना। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। साहब मेरी बात तो सुनिए ना साहब। ये एक पत्नी का अपने पति के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर, ताकि अगर हम हारे तो पति पत्नी साथ में हारे, और अगर जीते तो इनका संकल्प और मेरा यकीन दोनों जीते। लो जाओ, बीवी के साथ अपने विश्वास के हस्ताक्षर को टूटते हुए देखते रहना। बदलाव चाहते थे ना? लो, बदल गया। दोपहरी में तुम्हारे चेहरे पर रात का अंधेरा आ गया। लो जाओ। आप उदास क्यों हो रहा है? लेकिन लड़ाई खत्म थोड़ी हो गई है। और फिर हार हार जीत का फैसला तब हो ना, जब योद्धा अस्त्र शस्त्र रखकर बैठ जाए, थक जाए, गिर जाए। रमा, इस घटना का बड़ा मतलब है। मेघनाथ और उनके बेटे इस घटना को और बड़ा बनाकर फायदा तो जरूर उठाएंगे, और मैं उस बात से डर रहा हूं, क्योंकि कई बार एक हार को विरोधी बहुत बड़ा बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं, और फिर उस हार की बड़ी तस्वीर बहुत भयावह हो सकती है। सुंदर, अति सुंदर। अच्छा है, अच्छा है मैनेजर साहब, क्या खबर सुनाई आपने? अब इस सुनहरे अवसर को थोड़ा अच्छी तरह से बनाते हैं, इस तस्वीर को थोड़ी बड़ी और भयावह बनाते हैं, क्या समझे? देखिए मैनेजर साहब, पहले ये भीमराव का नौकरी से निकाला जाना, उस भीमराव के लिए एक काम का उसके हाथ से चले जाना है, और हम इसे एक बहुत बड़ी घटना बनाकर उस भीमराव को भी सुनाएंगे और उन लोगों को भी, कुछ इस तरह से उन लोगों के मन में उसके नायक भीमराव के लिए एक विरोध पैदा हो, एक विद्रोह पैदा हो। मैं कुछ समझा नहीं। मैनेजर साहब, सब समझ जाएंगे आप, बस थोड़ा सा सब्र रखिए। वैसे भी अब तो आप हमारे मित्र बन गए हैं, धीरे धीरे ये खेल भी समझ में आने लगेगा और इसमें मजा भी आएगा, क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, वो भीमराव। तो मिलते हैं कल सुबह उसी भीमराव के घर के सामने चौल में। अरे मैं एक बात बताना तो आपको भूल ही गया, वो मेरा बड़ा बेटा शिशुपाल, उसे मैंने एक बहुत ही जरूरी काम से शहर से बाहर भेजा है, तो जब तक शिशुपाल लौट कर नहीं आ जाता तब तक यहाँ का सारा काम ये मेरा बेटा महिपाल संभालेगा हमारे साथ। ठीक है, तो फिर मुलाकात होती है कल सुबह भीमराव के घर के सामने। जी। भीमराव, भीमराव,
भीमराव, भीमराव, क्या हुआ? भीमराव ने हमें बुलावा भेजा था कि सुबह आकर मिलिए, तो मिलने आ गया। भीमराव, 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 नमस्ते राम जी। जी नमस्ते। दरअसल भीमराव ने हमें बुलाया है, कुछ खास काम था क्या? पता नहीं मुझे, मैं उसे अभी बुलाता हूं। भीम, भीम। क्या हुआ बाबा? तुमने इनको बुलाया? मैंने? नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। भीमराव, भीमराव, ऐसे अचानक से हम सबको क्यों बुलाया? मैंने नहीं बुलाया आप सबको। मैंने बुलाया है। हाँ भीमराव, इन सबको यहाँ मैंने ही इकट्ठा किया है ताकि तुम्हारी कुछ बातों को इन्हें अच्छी तरह से समझा सकूं। क्यों? बहुत दिनों से यहाँ चाल में आके कोई नाटक नहीं किया, इसलिए आज आ गए क्या? नहीं, आज कोई नाटक नहीं होगा। आज बातें सिर्फ और सिर्फ वास्तविकता पे होंगी, और वो भी साक्ष्यों के साथ। और साक्ष्यों की प्रामाणिकता भी है तुम्हारे पति भीमराव के माध्यम से ही होगी। तो बोलो भीमराव, तुम्हें अखबार की नौकरी से निकाला गया है नहीं? मेरा मतलब है, ये सच है या नहीं कि तुम्हें अखबार वाली नौकरी से निकाल दिया गया? हाँ, ये सच है। सुना सबने? तो फिर ये भी बताओ भीमराव कि ये सच है या नहीं कि अखबार के दफ्तर में काम करते समय तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारी समझदारी, तुम्हारी योग्यता, इन सब बातों का कोई उपयोग नहीं हुआ? सच है। सच है। और क्या ये सच नहीं कि तुम्हारी आदर्श सोच पर तुम्हारी निम्न जात भारी पड़ी? ये भी सच है। और ये भी तो सच है ना भीमराव कि अब तुम्हें भी लगने लगा होगा कि तुम जिस भी ऑफिस जाओगे तो 4 दिन में निकाल दिए जाओगे। सच है। सुना तुम सबने? सुना भीमराव ने क्या बोला? ये सच है। तो अब इस बात को थोड़ा बारीकी से समझने की जरूरत है। ये तुम्हारा भीमराव जो तुम सबको हमेशा पढ़ाई करो बोलता रहता है, मतलब तुम सब पढ़ लिख कर ये भीमराव बनोगे, यही ना? जैसे ये दीपक, ये पढ़ लिख कर आने वाले कल का भीमराव होगा। पर ये नौकरी करेगा कहां? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि तुम लोगों का आदर्श ये भीमराव, इसे भी तो नौकरी से निकाल दिया गया। ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है।
सालों पहले ये राम जी को भी निम्न जात के आधार पर ही किसी नौकरी से धक्के मारकर निकाल दिया गया था, है कि नहीं राम जी? और आज इतने सालों के बाद ये भीमराव को धक्के मारकर निकाल दिया गया। इसी तरह कल को जब ये दीपक भीमराव बनेगा तो उसे भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सिलसिला ऐसे ही सालों साल चलता रहेगा, चलता रहेगा।